तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना डिफेंस जॉब में। तो हम आपको बताए थे कि हम आपके लिए जीएस का लेकर आएंगे क्वेश्चन, जो कि 500 सीरीज होगा। पूरा 500 कराएंगे, 500 ओवर रहेगा, कम नहीं रहेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेवी में यहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, नेवी जो है, जो भाई नेवी का अगर पेपर क्रैक करना ना, तो भाई जीएस थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। यहाँ से आंसर आपको बनते हैं ढंग के। यार मैथ और फिजिक्स बनाने का भाई टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत कम समय बचता है। लेकिन आप जीएस हो क्योंकि जान रहे हो तो मारोगे उसको। ठीक है, इंग्लिश भी है, जान रहे हो तो उसको अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन यार जी इंग्लिश फिजिक्स और क्या मैथ में सोल्व करते करते समय निकल जाता है। ठीक है, वहाँ पे तो ये जो है ना, ये जो टॉप 500 का सीरीज लेकर आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, नेवी AA SSR और एमआर के लिए, और एसएससी MTS CHSL में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, और एनडीए में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एनडीए में देखिए, जो सेकंड पेपर होता है उसमें जीके होता है, उसमें तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम इतिहास को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर क्या है, आज हम आपको 50 क्वेश्चन इसमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सब सीरीज ख़त्म करेंगे, डेली 50 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो हम अब बात कर लेते हैं। हाँ, एक बार और, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जो मैं वीडियो लाऊं आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ तक बता दिया। आगे फिर मैं कल वहीं से चालू करेंगे जहाँ तक छोड़ा है मैंने। ठीक, तब भाई देखो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे को। अभी मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा रखे हुए हूँ, सब आपको ओपन करूँगा, स्टडी मटेरियल आपको सब दूंगा पूरा। और थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा शेयर और कमेंट बताओ, थोड़ा सा दिक्कत कहीं होता है तो थोड़ा बताया करो भाई आप लोग सब। और शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप। और लाइक थोड़ा करने के बाद मुझे हौसला मिलता है, ताकि मैं अगले वीडियो में और इम्प्रूव करूँगा, थोड़ा और अच्छे से आपको डिटेल में बता सकूँ अच्छे से। ठीक है, थोड़ा लाइक वाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा लोग को। चलिए, तो हम शुरू कर लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सबको इनलार्ज कर देता हूँ। एक मिनट बस, इनलार्ज करके आपको एकदम पूरी डिटेल ढंग से मतलब दिखाई देना चाहिए आपको, दिख रहा होगा आपको अच्छा से क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हम, कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। तो कैबिनेट मिशन जो देखें, एक मिशन आ गया था जिससे मंत्रिपरिषद वगैरह जो बना था, इलेक्शन वगैरह का जो चर्चा इसी से हुआ था। तो कब भारत में आया था, तो हम अगर यहाँ पर बात करें तो आया था, ये जानते पता है, ये आया था 1946, मतलब 1946 ईस्वी में भारत आया था। आगे हम बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये कौन कौन वर्ग थे। ठीक है, क्या वो वाणिक एवं पुरोहित थे, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियाँ एवं शूद्र। तो देखिए, ये जो है ना, अब बहुत से जगह हम देखे होंगे, पहले क्या होता था ना, छुआछूत का बीमारी था, टचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी का। ठीक है, तो ये जो बौद्ध धर्म थे ना, ये सब नहीं मानते थे उतना। तो ये जो है स्त्रियाँ एवं शूद्र है ना, इनको साथ जोड़कर अपने अपने धर्म में जोड़कर एक अच्छा प्रभाव छोड़ गए थे समाज के लिए। लेकिन पहले क्या था, हम हिंदू धर्म में ऐसा होता था कि अगर क्षुद्र है तो उसे नीचे बैठाओ, उससे दूर रहो, ऐसे मतलब किया करते थे। लेकिन ये जो था बौद्ध धर्म, स्त्रियाँ और शूद्र को अपने साथ जोड़े और एक प्रभाव छोड़ दिए समाज पे। ठीक है, चलिए, तो आगे हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किस वर्ष में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, स्टार लगाता हूँ यहाँ पे, मिलेगा आपको, अधिकतर देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। तो ये कब हुआ था स्थापना। तो देखिए, ये जो है मुस्लिम लीग, जो कि पहले देखिए, पहले जो है ना कांग्रेस थी, तो कांग्रेस में मुस्लिम और भी थे और ये हिंदू भी सब थे वहाँ पे मिले हुए। कांग्रेस तो 1885 में मतलब इसका गठन हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ तामझाम चला बीच में, जो मुस्लिम लोग थे वो अपना एक अलग पार्टी बनाने का मांग कर लिए, तो मुस्लिम लीग बना लिए एक अलग, जो कि कब बनाया गया, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लें तो क्या कहता है, हाँ, क्या है कि प्रसिद्ध, थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ,
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया। तो यहाँ पे देखिए जो कि फारसी जो कि ये मुसलमानों द्वारा यूज किया जाता भाषा था, तो उसका जो नौरोज त्यौहार है उसका प्रवर्तन किसने किया था। तो इसका जो करने वाला था वो बलबन था। कौन था, बलबन। आगे चलते हैं 5 नंबर। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। कौन सी भाषा थी प्रयुक्त भाषा। तो आपको हम बता दें कि ये भाषा तो प्रयुक्त भाषा तो इब्राहिम थी, लेकिन आप हमको बताएं कमेंट में कि पाली भाषा कहाँ पे यूज हुआ था इतिहास में, ये आप हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आपको लिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। देखिए पहले रोमन जो साम्राज्य थे ना, तो भारत के साथ उसका वो कहाँ का था, इटली रोम का था, इटली का था। और भारत का व्यापार आना जाना व्यापार होता था, लेकिन किसके आक्रमण के बाद जो है ना यहाँ से व्यापार बंद हो गया, समाप्त हो गया पूरा का पूरा। तो किसके साम्राज्य के अति के बाद, मतलब हाँ किसके आक्रमण के बाद। तो देखिए कौन यहाँ पर आक्रमण किया था, तो हुनों द्वारा। हुनों जो था ना तो आक्रमण किया, उसके बाद उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम, जो व्यापार का काम था वो ख़त्म हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको मिला आईने अकबरी, ए भाई एमआर नेवी में ये हाँ एमआर जो है नेवी का एमआर और एसएसआर में ना ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये तो आपको पता होगा, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आईने अकबरी को कौन लिखा था, ठीक है। या अभी मैं आपको बता दूँ, चलो हटाइए, आपको मैं बताता हूँ, अबुल फजल थे इनके, ठीक है, अबुल फजल लिखे थे आईने अकबरी को। आगे हम 8 नंबर बात कर लेते हैं आपसे। 8 नंबर क्या है, अच्छा थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी करूँगा मैं इसमें, इसका कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, देखने में लोगों को दिक्कत होती है, ज़्यादा बड़ा वीडियो रहता है तो मैं शॉर्ट में ही, मतलब शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा बनाऊँगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी। भाई आप ये हमेशा गाते भी होंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजुए ऐसे कुछ है, दम कितना कातिल में, ऐसे करके था ना गाना। तो क्या है इसका लेखक कौन है, इसको कौन गाए थे भाई। तो आपको पता होगा बहुत बड़ा क्रांतिकारी थे ये, जो हमारे देश को आज़ाद करने में इनका हाथ रहा था भाई, है ना। तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, ये थे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, किसके शिष्य थे। तो शिष्य थे बाबा फरीद के, ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके पक्षकर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। मतलब कहने का मतलब है ना कि एक ऐसा बात जो कि नेहरू जी कहते थे कि मैं हाँ सही है, पर गांधी जी कहते थे कि नहीं ये सही नहीं है। तो ये किस पे पक्षपात थी इन दोनों का। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको मैटर समझ में आ रहा होगा। तो देखिए गांधी जी कहते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है, पर नेहरू जी कहते थे कि हाँ ये ठीक है। तो वो किसके कौन सा ऐसा बात था जिस पे पक्षपात हुआ करती थी इन दोनों के बीच। तो वो था भारी औद्योगिकरण, ठीक है, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कहते थे ना गांधी जी कि नहीं ज़्यादा इंडस्ट्री ठीक नहीं है, नेहरू कहते नहीं जितना ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगा उतना ज़्यादा हमारा देश विकसित करेगा। इस पे दोनों का मतभेद चलता था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, इसका फाउंडर कौन थे। तो इनका फाउंडर का हम बात करें तो क्या मदन मोहन मालवीय थे, सरोजनी नायडू, जस्टिस रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले है, गोखले। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, तृतीय संगम हुआ था, कहाँ हुआ था, तृतीय संगम हुआ था तो कहाँ हुआ था भाई।
तो कहाँ, तो ये हुआ था मदुरई में। कहाँ, तो मदुरई, जो कि पड़ती है पहले इसका क्या बोलते हैं, हाँ मदुरई शायद तमिलनाडु का नया नाम है, पुराना नाम था मदुरई शहर जो साउथ में पड़ता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था। सत्यशोधक का फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर देखते हैं कौन था। तो इनका फाउंडर था ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले थे इनका फाउंडर। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो सबसे पहले कहाँ किया गया, कपास जिससे कपड़ा बनता है, इसका खेती सबसे पहले कहाँ किया गया, तो हम बात कर लेते हैं 15 नंबर। तो इसका जो सबसे पहले है, ये भारत में शुरू हुआ था, कपास की खेती भारत में शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी जो है, इधर जो गुजरात साइड जो है, ये सब काली मिट्टी इधर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कपास की खेती होती है। आगे बात करते हैं कि चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाना जाता है, मतलब चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। तो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, चाणक्य के बचपन में क्या बोलते थे, तो उनको विष्णुगुप्त बोलते थे। क्या बोलते थे, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कहाँ, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि हड़प्पा, दिख रहा होगा आपको, कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे। मतलब कल्चर, जो रॉक कट आर्किटेक्चर था ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, आप सुन रहे थे, मतलब ना पत्थरों में ना घिस कर या काट कर कढ़ाई की जाती थी, मतलब उसमें कुछ ऐसा निशान वगैरह बनाया जाता था, उसको हम बोलते हैं रॉक कट आर्किटेक्ट बोलते हैं, ठीक है, शैलकृत स्थापत्य। तो उसका जो सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला था, जब मतलब हड़प्पा सभ्यता का जब ये खुदाई उदाई हुआ था, कहाँ मिला था सबसे पहले, कहाँ उसका प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो वहाँ में धौलावीरा, धौलावीरा जो कि इधर से आती है, ऐसे इंडिया से इधर पर धौलावीरा से पड़ती है। आगे बात करते हैं, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो प्रथम मदरसा जो स्थापित किया था, तो देखिए भाई, सबसे ज़्यादा पहले मुस्लिम कहाँ पे था, बंगाल में था भाई, वहीं पे ज़्यादा कलकत्ता में इसका सबसे पहले किया गया था स्थापित मदरसा का। नेक्स्ट बताते हैं आपको कि गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसके रचनाओं से मिली। जो गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए थे, तो उसका उनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं ऐसा करूँ। तो उनको प्रेरणा मिला था एक ये इनके किनके रचनाओं से, तो जो हेनरी डेविड थोरू है ना, थोरियू, ये जो एक लिखे थे बुक, इनसे ये पढ़ने के बाद इनको थोड़ा प्रेरणा मिला कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। जो आज पाकिस्तान है ना, ये ये पाक जो है ना, तो इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था कि एक पाकिस्तान होना चाहिए, हैं। तो ये थे मोहम्मद इकबाल भाई, यही जो उनको पाकिस्तान चाहिए था, है ना, जो कि हमेशा खराब हरकतें करता रहता है हमारे साथ। पाकिस्तान का नाम से तो गुस्सा हो जाता है मन को, जो डिफेंस लवर है उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा पाकिस्तान के नाम पे और चाइना का नाम पे, है कि नहीं भाई, हमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे देश नहीं होने चाहिए, देश रहो भाई अपने सीमा में रहो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलिए, कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। मतलब आर्यभट्ट थे और वराहमिहिर जो थे वो किनके युग में थे, मतलब पूरा विख्यात थे, जाने जाते थे आर्यभट्ट, तो वो थे गुप्त वंश। क्या था, गुप्त वंश। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे। शिवाजी के धार्मिक गुरु का नाम बताइए, तो ये हो जाएंगे आपको रामदास। कौन थे, रामदास। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 23 नंबर्स का। बरदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। हाँ, ये बात सही है, दी गई थी। तो किसने दी थी भाई, दी तो गई, सही बात है, मानते हैं दी गई, किसने दी। तो इनको कौन बोला था, सरदार कौन बोला था, पहले सरदार इनका नहीं था, सिर्फ पहले इनका था वल्लभ भाई पटेल, मगर इनके जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था ना, इसके बाद इनको सरदार की उपाधि दी गई, ठीक है। तो ये थे महात्मा गांधी, ठीक है, जिनको हम बापू बोलते हैं, यही इनको सरदार बोले थे, कि सरदार बोले, इनका सरदार लगा, नाम से सरदार लग गया था। ये वल्लभ भाई ना, यही बहुत तगड़ा थे, इंडिया को एकता करने में बहुत बड़ा इनका हाथ रहा, ठीक है, यही किए हैं। देखिए 24 का सती प्रथा का उन्मूलन किया था, मतलब ख़त्म,
सती प्रथा का जो प्रचलन था ना ख़त्म किया था, तो कौन ख़त्म किया था? तो विलियम बेंटिक ने, ठीक है, एक विदेशी था तो वो ख़त्म किया था। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? रुपया जो चलता है हमारे देश में, तो सबसे पहले किसने जारी किया था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी। 25 ऑप्शंस कहाँ देखिए, मोहम्मद शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर। तो देखिए भाई ये तो जल्दी की बात है, ज़्यादा दिन के नहीं है, तो ये शेरशाह सूरी ही था। कौन था? शेरशाह सूरी, जो कि जीटी रोड का भी यही मतलब चालू करवाया, जीटी रोड इसी का दिया हुआ है, शेरशाह सूरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 26 नंबर कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? कि वल्लभ भाई को सरदार किसने कहा? मोहनदास करमचंद गांधी को। ये जो बातें हैं ना, टाइटल वाली बातें भाई, टाइटल, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, ये सब थोड़ा ध्यान देना। ऐसे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सबका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इनको ऐसे कौन कहा, ऐसे पूरा सब बताऊंगा मैं, इनका समाधि स्थल कहाँ है, सब पर मैं वीडियो बनाकर लाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 26 नंबर कि इनको कौन महात्मा कहा था? तो इनको महात्मा कहने वाले थे, बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे। आपको पता लग रहा होगा कौन बुजुर्ग आदमी थे, जो गुरु जी के नाम से जाना जाते थे, गुरुदेव के नाम से। वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको जो बंगाल के थे, जो शांति निकेतन के संस्थापक भी हैं ये, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आगे हम बात कर लेते हैं कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। जो कि पहले मोहम्मन जो कॉलेज था वो मोहम्मन एंग्लो ओरिएंटल था, वो बाद में कौन सा नाम से जाना गया या बन गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अभी भी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? पूर्ण स्वराज समझ रहे हैं ना, मतलब पूरा इंडिया पे शासन हम करेंगे, मतलब जो चाहते थे ये सब नेहरू वगैरह जो थे, बापूजी सब वगैरह, जैसे कि पूरा स्वराज हमारा मिलना चाहिए, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने मांग किया था शायद, तो वो बोलते कि नहीं है, पूरा स्वराज हमारा होना चाहिए। पहले जो था क्या था ना नियम कि कुछ उनका भी चलता था, बहुत कम इंडिया वालों को सुना जाता था, ज़्यादातर वो अपने शासन चलाते थे अंग्रेज लोग। तो पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में मांग हुआ था? तो अब आपको हम बता दें, तो ये जो है ना लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ना, लाहौर का जो मतलब अधिवेशन हुआ था 1929 में, 1929 में, उसमें मांग कर दिया गया था कि मुझे पूरा स्वराज मुझे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम कौन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला था? महाराजा धीराज। तो इसका जो था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो था ना, वही महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था, उसे उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा? देखिए अभिलेख क्या थे, जब अशोक के बारे में खोजा गया ना, जो राजा अशोक थे, तो उनकी जो भी इतिहास था साम्राज्य का, वो ना शिलालेख मतलब पत्थरों पे कढ़ाई कर लिखी हुई थी। वो ऐसी भाषा में थी कि सब कोई नहीं पढ़ सकता था, तो उनके नए भाषा में लिखने का काम किसने किया? बस ये समझ लीजिए आप, यही क्वेश्चन है, उसी के आधार पर पूरा लिख दिया इनका इतिहास। तो ये लिखने वाले कौन थे? तो ये लिखने वाले थे R.D. भंडारकर। ये जो थे ना, ये जो हैं कि बस इस पत्थर के खुदाई को पढ़ के इनके इतिहास के बारे में पूरा लिख दिए थे, बताए थे। आगे बात करते हैं 31 नंबर का, तो इसमें आपको बताता है कि निम्नलिखित में से किस नाम से शिवाजी की सलाहकार समिति को जाना जाता था? जैसे शिवाजी तो राजा थे, तो उनको भाई राजा तो हर एक डिसीजन अपने आप सब कुछ नहीं ले लेगा भाई, किसी तो सलाह लेगा ना कि हाँ भाई ये गलत है या सही है। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनको सलाह देने के लिए उनके सेक्रेटरी होते हैं, IAS वगैरह होते हैं, राष्ट्रपति के साथ भी होते हैं, तो सलाह देते हैं कि ये सही है गलत है। तो पहले भी शिवाजी के एम्पायर में ऐसे थे, तो उसे गवर्निंग काउंसिल कहा करते थे। तो उसको क्या बोलते थे? सलाहकार समिति को क्या बोलते थे? हैं, तो उसको बोलते थे अष्टप्रधान। क्या बोलते थे? अष्टप्रधान। जो इसमें 8 लोग थे, इसलिए इसको अष्टप्रधान बोला करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, और अब बच गया थोड़ा सा और, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की?
पट्टा एवं कबूलियत। तो कौन शासक था? तो शासक था, आपको बता दें, वो था शेरशाह सूरी ही था, जो कि पट्टा एवं कबूलियत का व्यवस्था प्रारंभ किया था, और था शेरशाह सूरी। अब चलते हैं 33 नंबर पे। अरे थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है भाई, ये तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। अच्छा मैं आगे और बता देता हूँ आपको, जहाँ से दिख रही है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा क्या कीजिएगा, दिक्कत है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो आगे हम बात करते हैं 41 नंबर से। तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके लिए वृषल शब्द का यूज जो है कौन से ग्रंथ में किया गया? तो कौन सा ग्रंथ था? तो ग्रंथ क्या था, ग्रंथ का नाम बताना है आपको यहाँ पर। कौन सा? क्या ब्राह्मण साहित्य था, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य? भाई ये तो नहीं थे। तो ये कौन सा आंसर है यहाँ पे? देखिए भाई, तो इसका आंसर है ये, इसका आंसर है सी, मुद्रा राक्षस। इसमें जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का यूज हुआ था। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन है ना आपको, ये तो भाई आपको पता ही होगा कि इंडिका किसकी रचित पुस्तक है, इसको इंडिका का कौन लिखा था? तो इंडिका के लिखने वाले आप बताइए कमेंट्स में कौन थे? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो थे ना, यही इसको लिखे थे, इंडिका का। बहुत अच्छा फेमस बुक है। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं कि अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? आपको पता होगा कि अशोक जो था ना, वो जो है लास्ट में जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों अपना लिया था आपको पता है? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक लड़ाई हुआ था, अशोक जो है एक लड़ाई किया था, तो उसमें जो इतना मार काट हुआ कि उसे देखकर उसका दिल दहल गया था। उसके बाद वो सोच लिया कि मैं आज के बाद लड़ाई उस शास्त्र को छोड़ दिया और बोला कि मैं आज के बाद कभी लड़ाई नहीं करूँगा, और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसमें में लगा रह गया। तो अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो था, इसका अध्यक्ष की बात कर ले तो इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत तीस जो था ना, यही इसका अध्यक्ष बना था बौद्ध संगीति का। आगे 44 नंबर बात कर लेते हैं कि कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? देखिए बहुत से बौद्ध ये हाँ बौद्ध सभा जो हुई ना, तो कहीं कहीं देखिए यहाँ क्या बोलते हैं इसको, इधर बिहार में भी एक बार हुआ था, उधर फिर साउथ तरफ हुआ था, बेंगलोर तरफ हुआ था, ऐसे करके सब जगह पे हुआ था। तो कौन सी बौद्ध सभा थी जो अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो वो थी कौन सी? तो तृतीय बौद्ध सभा थी, जो कि अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। आगे बात करते हैं, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर क्या बता रहा है कि गंगा घाटी जो है उसमें धान उत्पादन के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा जगह है? तो जगह है आपको बता, चिरांद एक जगह है जहाँ से धान उत्पादन का प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं 46 नंबर। तो सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? मतलब खाने वाला सामान, खाने का, जैसे हम लोग आज क्या खाते हैं, तो चावल रोटी जो भी है खाते हैं, तो उनका जो है मुख्य भोजन, जैसे हमारा आज का हम लोग का आपका मुख्य भोजन क्या है? दोपहर में चावल खाना, सुबह रोटी दाल जो भी है। तो रोटी, ये गेहूं और चावल हम उसको मुख्य स्रोत मानते हैं कि गेहूं से रोटी बन जाती है, चावल से ये चावल खाते हैं। तो उस समय सिंधु के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के, तो उस समय उनका मुख्य भोजन क्या था? तो यह हम बात कर लेते हैं मुख्य भोजन क्या था उनका। तो उनका मुख्य भोजन था उस समय गेहूँ और जौ। उस समय वो चावल उपजाना नहीं जानते होंगे, शायद चावल उपजाना नहीं जानते, इसलिए वो गेहूँ और जौ उपजाते थे, इसलिए उनका मुख्य भोजन जो था गेहूँ और जौ था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? देखिए आर्य समाज तो इंडिया में जो है अभी भी देखा गया है कि उधर जम्मू कश्मीर की तरफ या फिर शिमला की तरफ 2 गांव अभी हैं जहां पे बताया गया कि अभी भी मौर्य समाज, ये आर्य समाज के लोग अभी भी आर्य वंशज वहां पर रहते हैं, जिनकी आंखें जो है ना बुलू बुलू हैं। न्यूज में आया था बहुत पहले। तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी देखिए मौर्य आर्य आ गया तो भाई संस्कृत भाषा, इनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक ना, आगे बात करते हैं 48 नंबर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो देखिए आर नाम ही ऐसा है यार, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो यहाँ पे श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वैदिक कालीन देवताओं की संख्या क्या थी। वैदिक काल मतलब वैद काल में, जैसे जब वेदों की जब उत्पत्ति हुई तो उस समय वैदिक कालीन मतलब वेद काल में देवताओं की संख्या कितनी थी। आज तो हम बोलते हैं कि 84 लाख देवी देवता हैं, मानते कि नहीं मानते हैं, तो उस समय कितने देवी देवताओं को लोग जानते थे, ये हम यहाँ पर पूछ रहा है। तो कितने थे, तो उस समय 33 देवी देवता थे, देवताओं को माना जाता था उस समय। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, महाभारत का मौलिक नाम क्या था। ठीक है, मौलिक नाम उसका मतलब मुख्य नाम क्या था, तो उसका मुख्य नाम था जय संहिता। क्या था, जय संहिता। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमआर नेवी में, तो इससे क्वेश्चन इस बहुत आते हैं, और एसएसआर डबल ए में तो क्वेश्चन या देखो जीएस अगर थोड़ा अच्छा रहेगा ना भाई तो नेवी एसएसआर डबल ए क्रैक करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर फिजिक्स मैथ में कितने भी तगड़े हो मान कर चला तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, समय नहीं मिलता वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक मार दीजिए और शेयर कमेंट कीजिए कहाँ पे दिक्कत है, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बताइएगा थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, और भी मैं 50-50 क्वेश्चन करके आप ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो धन्यवाद देखने के लिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए लोगों को, और लोगों को दीजिए वीडियो, और लोगों तक पहुँचे, पढ़ें सभी लोग। ठीक है, तो धन्यवाद।